अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाकर इतिहास रचने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। ये मुलाकात काफी दिलचस्प रही। शुभांशु ने पीएम को अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े अपने कई अनुभव शेयर किए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने शुभांशु शुक्ला का हौसला भी बढ़ाया, साथ ही उनके अचीवमेंट को सराहा भी। और इस दौरान अंतरिक्ष स्टेशन और गगनयान जैसे मिशन पर भी दोनों के बीच काफी चर्चा हुई है। आप लोग जब इतनी बड़ी यात्रा करके वापस पहुंचते हैं, जी सर, काफी कुछ चेंज फील होता होगा। जस्ट मैं समझना चाहता हूँ वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप लोग। सर जब ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है। आप जाते हैं उसमें तो सीटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है, जो वैसे ही रहता है सर, और पूरे 23-24 घंटे उसमें निकालना पड़ता है। हाँ सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुँच जाते हैं तो आप सीट खोल के, अपना हार्नेस खोल के आप उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड, आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं। इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है। मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है, उससे तो ज्यादा अच्छा है। उससे तो ज्यादा अच्छा है सर। बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं। और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है, वहाँ आप नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही दोबारा से वही सारे चेंजेस, आप मतलब चल नहीं सकते वापस आते हैं तो, चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो। मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था, तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे। फिर दूसरा तीसरा, हालांकि मालूम है कि चलना है, लेकिन वो ब्रेन जो है वो, उसको टाइम लगता है सर वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरनमेंट है, नया वातावरण है। यानी सिर्फ बॉडी का ट्रेनिंग नहीं है, माइंड का ट्रेनिंग ज्यादा है। माइंड का ट्रेनिंग है सर, बॉडी में ताकत है, मांसपेशियों में ताकत है, लेकिन वो ब्रेन की रीवायरिंग होनी है, उसको दोबारा से ये समझना है कि ये नया एनवायरनमेंट है। अब इसमें आपको चलने के लिए इतनी ताकत लगेगी या इतना एफर्ट लगेगा, वो वापस से समझते हैं सर। सबसे ज्यादा समय से वहाँ कौन था, कितने समय का? इस समय सबसे ज्यादा समय लोग एक टाइम पे करीब 8 महीने तक लोग रह रहे हैं सर। इसी मिशन से शुरू हुआ है कि 8 महीने तक रहेंगे। अभी वहाँ जो लोग मिले आपको, हाँ, उनमें से कुछ लोग हैं जो कि दिसंबर में वापस आएंगे। और आपका मूंग और मेथी का प्रयोग का क्या है? बहुत अच्छा है सर। मैं इस बात से बहुत सरप्राइज था कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, इन चीज़ों के बारे में। फूड बहुत बड़ा चैलेंज है सर एक स्पेस स्टेशन पे। जगह कम है, कार्गो महंगा है, आप कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी और न्यूट्रिशन आपको पैक करने की हमेशा कोशिश रहती है। और हर तरह से प्रयोग चल रहे हैं सर, और इनको उगाना बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं चाहिए स्पेस स्टेशन में। छोटा सा एक आप डिश में थोड़ा सा पानी डाल के उनको छोड़ दीजिए, और वो बहुत अच्छे से 8 दिन बाद वो स्प्राउट होना शुरू हो गए थे सर, स्टेशन में ही मुझे देखने को मिले। तो हमारी जो ये टिपिकल जो हमारे कंट्री के जो ये जो सीक्रेट्स हैं, मैं बोलूँगा सर, जैसे ही हमें ये मौका मिला कि हम माइक्रोग्रेविटी रिसर्च में पहुँच पाए, ये वहाँ पहुँच गई। और क्या पता कि ये हमारी फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए तो एक तरह से है ही सर स्टेशन में, लेकिन अगर वहाँ सॉल्व होती है तो ये पृथ्वी पे भी लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकती है। उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, स्पेशली सर क्योंकि जिस तरह का कमिटमेंट हमारी गवर्नमेंट आपके द्वारा जो है इस स्पेस प्रोग्राम को, सस्टेन्ड बजट एवरी ईयर एंड इन स्पाइट ऑफ फेलियर्स, जैसे कि चंद्रयान 2 सर सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद भी हमने कहा कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ। ऐसे ही फेलियर होने के बाद भी अगर इतना सपोर्ट मिल रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है सर, तो कहीं ना कहीं सर हमारी इस समय क्षमता भी है और इस समय पोजीशन भी है, तो हम यहाँ पे एक लीडरशिप रोल एक्वायर कर सकते हैं सर। और एक बहुत बड़ा एक टूल होगा अगर एक ऐसा स्पेस स्टेशन जो लेड बाय भारत, बट बाकी लोग आके उसका हिस्सा बने। मैंने सुनी सर आपने जो आत्मनिर्भरता इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग वाली आपने बात की थी सर, तो ये सारी चीजें एक ही तरह से जुड़ी हुई है। जो विजन आपने जो अभी दिया है हमें, ये गगनयान का और बैस का और फिर मून लैंडिंग का सर, बहुत बड़ा ड्रीम है सर। हम अगर आत्मनिर्भर बन के करेंगे तो अच्छा करेंगे। बिल्कुल सर।
जरा सोचिए, जिस रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ती हैं वहीं से बिजली भी बनने लगे तो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अब ये हकीकत बन चुका है। बनारस रेल इंजन कारखाना ने रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाकर बिजली बनाना शुरू कर दिया है। और देखिए, रेल मंत्रालय ने अपने इस कदम को रेल ट्रांसपोर्ट के लिए मील का पत्थर भी कहा है। और ये पहल इसीलिए भी खास हो जाती है क्योंकि रेलवे की ये पहल न केवल बिजली की बचत करेगी, एनर्जी लागत में कमी आएगी और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी ये देगी। रेल ट्रैक पर लगे ये सोलर पैनल रेलवे को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने की राह में अहम योगदान दे रहे हैं। रेलवे में सौर ऊर्जा को शामिल करने के मकसद से बनारस रेल इंजन कारखाना ने रेलवे ट्रैक पर पहला सोलर पैनल लगाया है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए रेलवे का फोकस अब रिन्यूएबल एनर्जी पर है। इस कोशिश में ये सोलर पैनल मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। पहली बार देश में यह अभिनव प्रयोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है और ये सफल भी है। 70 मीटर के इस रेलवे ट्रैक के बीचों बीच बहुत ही आसानी से हटाने और लगाने की सुविधा के साथ सोलर पैनल प्लांट किए गए हैं और ये सोलर पैनल 70 मीटर में 70 यूनिट बिजली भी जनरेट कर रहे हैं। लक्ष्य ये है कि पहले देश भर के तमाम यार्ड्स में इस तरह के सोलर पैनल सेफ जोन में लग जाएं। उसके बाद अगला लक्ष्य होगा कि पूरे देश भर के 1.25 लाख किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर भी इसको आजमाया जाएगा। इसकी शुरुआत हो सकती है। रेल इंजन कारखाना इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव का उत्पादन करता है। इस दौरान हमारे पूरे वर्कशॉप एरिया में अगर आप देखेंगे, पूरे वर्कशॉप एरिया में आप देखेंगे कि लगभग 2 किलोमीटर के रेंज में हमारा ट्रैक है जो बिल्कुल सुरक्षित है, कवर्ड है, चारों तरफ से चारदीवारी है। तो ट्रैक के बीच में खाली जगह का हमें सदुपयोग करना था, तो इससे अच्छा कोई और सदुपयोग नहीं हो सकता था। तो 70 मीटर पे एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम लोग ने एक पैनल लगाया है। 28 पैनलों का ये 70 मीटर में लगाया गया है, जिससे लगभग हमें 70 यूनिट पर डे बिजली का उत्पादन हो रहा है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने लाइन संख्या 19 पर सोलर पैनल लगाकर इसकी शुरुआत की है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इन सोलर पैनल के ऊपर से ट्रेन आसानी से गुजर सकती है। यही नहीं, अगर भविष्य में कभी जरूरत हुई तो इन पैनल को आसानी से रेल ट्रेन से हटाया भी जा सकता है। उन्होंने रबर पैड लगाए, वाइब्रेशन ना लगे, और ये मेंटेन करना आसान होता है क्योंकि रूफ टॉप पर जो हमारा स्टाफ है वो थोड़ा हाइट ज़्यादा होने की वजह से चढ़ने में घबराता भी है। ये इसको साफ़ करना बहुत ही आसान है, कोई भी आदमी साफ़ करता है। और अभी हम और कोशिश कर रहे हैं इसमें और सुधार करके इसको सफाई को और मैकेनाइज किया जाएगा। बनारस के रेल इंजन कारखाने में ये सोलर पैनल एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी से भविष्य में सौर ऊर्जा के बेहतर उपयोग की अपार संभावनाएं खुल जाएंगी। भारतीय रेलवे के करीब 1,20,000 किलोमीटर के नेटवर्क का इस्तेमाल करके इस तकनीक को व्यापक स्तर पर अपनाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट की एक खास बात ये भी है कि ये सोलर पैनल रेलवे ट्रैक के बीच में लगे हैं, लिहाजा इसके लिए किसी जमीन का अधिग्रहण करने की जरूरत भी नहीं होगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। तो भाई, एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। कितनी स्ट्रेंथ है इस बार इस टीम में, जो जीतेंगे या नहीं, जल्दी बता दीजिए। देखिए, टीम जबरदस्त है क्योंकि हाँ। T20 पहले ही हम चैंपियन बन चुके हैं और ये भी जो टीम आई है, मतलब सबसे ज्यादा एक सरप्राइजिंग नाम जो था शुभमन गिल। डिबेट भी उस पर थी कि ये शुभमन गिल होंगे नहीं होंगे, लेकिन टीम ने क्लैरिटी दे दी है कि वो हमारे फ्यूचर लीडर हैं। इस फॉर्मेट में भी अब चाहते हैं कि वो ये कप्तानी करें। तो शुभमन गिल वहां पर है, लेकिन कुछ और ऐसे भी नाम है, जैसे बताया श्रेयस अय्यर नहीं है टीम में। सब चाहते थे, फैंस आईपीएल में जिस तरह से कप्तानी की, टीम को फाइनल लेके गए, वो नाम नहीं है। यशस्वी जायसवाल का नाम नहीं है टीम में। तो अदरवाइज अगर आप टीम देखेंगे, बुमराह है, हार्दिक है, तो टीम बहुत स्ट्रांग है। और क्योंकि एशिया कप आपका ऐसा है ना कि ये एक तरह से नींव है, क्योंकि अगले साल वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप आपको जीतना है। उस लिहाज से आपकी ये प्रिपरेशन यहाँ पर कैसी, आप कैसी टीम खेलोगे, बिल्कुल ये किस तरह से आप यहाँ पर खेलोगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप भी जीतना है। तैयारी भी करनी है। तो तैयारी कैसी है और कितना दम है टीम में? और खुशी ने बता दिया है कि गिल जीतेंगे सबका दिल, ये क्लियर है भाई।
एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। सिलेक्टर्स ने आज मीटिंग के दौरान 15 खिलाड़ियों को चुना, जिसमें कुछ ऐसे नाम थे जिनको शायद आप ये कह सकते हैं कि वो नाम मिसिंग है, जैसे कि जायसवाल इस 15 सदस्यीय टीम से बाहर है, बल्कि उनको स्टैंड बाय की लिस्ट में रखा गया है। सबसे बड़ा जो इंक्लूजन हुआ है इस टीम के अंदर में, और जो सबसे बड़ा डिबेट का टॉपिक भी था कि क्या टेस्ट के आपके कप्तान शुभमन गिल उनकी जगह T20 में बनती है। उनकी सिर्फ जगह नहीं बनी, बल्कि सिलेक्टर्स ने उनको जिम्मेदारी भी दी है। उनको बनाया गया है सूर्य कुमार यादव का डेप्यूटी, यानी कि जो उप कप्तानी है वो इस वक्त जो है वो शुभमन गिल के हाथों में है। यानी कि एशिया कप जब भारतीय टीम खेलने उतरेगी दुबई के अंदर में, वहां पर कप्तान होंगे सूर्य कुमार यादव और उनके साथ डेप्यूटी की जो भूमिका है वो शुभमन गिल निभाएंगे। इसका एक और मतलब ये है कि T20 के सेटअप में, चूंकि अगले साल आपको वर्ल्ड कप भी खेलना है T20 फॉर्मेट में, वहां पर एक इंक्लूजन होता है शुभमन गिल का, यानी कि उनको ग्रूम किया जाएगा इस सेटअप के साथ। क्योंकि हमने देखा है कि आईपीएल के अंदर में भी शुभमन गिल कप्तानी करते आए हैं और उनके रन्स जो है इस सीजन भी काफी अच्छे थे, बट इंडिया के सेटअप में शुभमन गिल थोड़े से दूर नजर आ रहे थे। लेकिन कोच गौतम गंभीर, चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर और ऑफ कोर्स कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया। इसके बाद अगर हम बात करें तो संजू सैमसन को टीम के अंदर में रखा गया है। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि अभिषेक शर्मा अगर ओपन करते हैं, उनके साथ शुभमन गिल ओपन करते हैं, इसका मतलब सीधा और साफ है कि संजू जो है वो नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आएंगे। तिलक वर्मा भी इस टीम का हिस्सा जरूर है, लेकिन चूंकि उनकी जगह ऑब्वियसली उनका जो रेगुलर पोजीशन है वो नंबर 3 है। हो सकता है कि जब 11 बने तो तिलक वर्मा को बाहर बैठना पड़े। अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो वहां पर अक्षर पटेल को टीम में जगह मिली है, हार्दिक पांड्या आपकी टीम का हिस्सा है। तो ये दो आपके जो आप कह सकते हैं कि ऑलराउंडर्स हैं वो बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाएंगे, क्योंकि दुबई की जो विकेट है वहां पर स्पिन को भी काफी मदद मिलेगी। और अगर बात स्पिन की हो ही रही है, मैं आपको ये भी बता दूं कि वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में रखा गया है। कुलदीप यादव जो कि अभी इंग्लैंड में गए थे लेकिन उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था, यहां पर वो एक की प्लेयर बनकर जरूर उभरेंगे, क्योंकि यहां दुबई की विकेट और अबू धाबी की विकेट जो है वो स्पिन को भी सूट करती है। तेज गेंदबाजी की अगर बात की जाए, जसप्रीत बुमराह नंबर 1 गेंदबाज, भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी, वो इस टीम का हिस्सा है। साथ ही साथ अर्शदीप को भी टीम में जगह दी गई है। तो एक ओवरऑल अगर हम देखेंगे इस 15 सदस्यीय टीम के अंदर में, तो बैलेंस नजर आ रहा है। और टीम की जो सोच हमेशा से रही है कि आपकी बैटिंग मजबूत हो, तो वो भी आपको होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि बैटिंग एक ऐसा कंसर्न है, क्योंकि T20 का फॉर्मेट है। अगर ऊपर से पावर प्ले में आपको अच्छे रन्स नहीं मिले तो नीचे आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए रिंकू सिंह जो कि एक कमाल के फिनिशर है, आपको याद होगा उनके वो 5 गगनचुंबी छक्के जिसकी वजह से सीधा एलिवेट होकर वो इंडिया की जर्सी में आ गए थे, उनको भी सिलेक्टर्स ने इस स्क्वाड का जो है सदस्य बनाया है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर बैलेंस रखने की कोशिश की गई है, ताकि जो भी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जहां पर आपको रोल स्पेसिफिक कैंडिडेट्स की जरूरत है, रोल स्पेसिफिक प्लेयर्स की जरूरत है, वो आपके पास हो। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि जब भारत एशिया कप की शुरुआत करेगा, अपने सफर की शुरुआत करेगा, तो 11 क्या बनती है, कोच और कप्तान की सोच कितनी मेल खाती है, और वो विनिंग कॉम्बिनेशन क्या भारत एशिया कप में पहले ही मैच से बना पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुकाबला 14 तारीख को खेला जाएगा जहां भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। तो ये आज का आप कह सकते हैं कि लेखा जोखा है। भारतीय टीम जो चुनी गई है 15 सदस्यीय, मुंबई में मीटिंग थी बीसीसीआई के सिलेक्टर्स की, और काफ़ी और भी बातें हुई। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, वहाँ अजीत आगरकर मौजूद थे जो कि चीफ सेलेक्टर हैं, साथ ही साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव वह भी वहाँ पर मौजूद थे। सिराज की अगर हम बात करें, आपको इस 15 सदस्यीय टीम में सिराज का नाम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत थोड़ा सा आराम दिया गया है। श्रेयस अय्यर, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि क्या श्रेयस अय्यर की टीम में जगह बनेगी। अनफॉर्चुनेटली अभी उनको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस एशिया कप के स्क्वाड में उनका नाम नहीं है। तो जायसवाल बाहर बैठे हैं, श्रेयस अय्यर का यहाँ पर नाम नहीं है। स्टैंड बाय की लिस्ट में जायसवाल का नाम जरूर है, वहाँ पे कुछ और भी नाम है। फॉर एग्जांपल प्रसिद्ध कृष्णा का नाम है, वहाँ पर जुरेल का नाम है, वहाँ पर रियान पराग का नाम है यहाँ पर उस स्टैंड बाय की लिस्ट में। बट मेन जो स्क्वाड है 15 का, वो काफ़ी बैलेंस नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, ऑलराउंडर्स, स्पिनर्स एंड आपके पेसर्स। अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये वैसे तो 15 अगस्त के दिन की है। इस दिन कई राज्यों के बच्चे दिल्ली में आज़ादी के जश्न में शिरकत करने आए। इन्हीं बच्चों में शामिल रहे अंडमान निकोबार से आए ये स्कूली बच्चे। ये बच्चे शैक्षणिक और सांस्कृतिक भ्रमण के लिए आयोजित आरोहण जैसे राष्ट्रीय एकता टूर के तहत आज़ादी की सालगिरह का हिस्सा बने। इनमें कई बच्चे ऐसे थे जिनके लिए ट्रेन में बैठना या मेट्रो पर चढ़ना उनका पहला अनुभव रहा। और 30 मेधावी बच्चों की इस टीम को अंडमान निकोबार के 3 जिलों से वहां के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने चुना था। इसके पीछे मकसद यही था कि ये बच्चे अंडमान निकोबार की संस्कृति के प्रसार का जरिया बने। 15 छात्र और 15 छात्राओं की इस टीम ने स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम से पहले
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा राज्य मंत्री के साथ मुलाकात भी की। देखिए, अक्सर लोग ना अलग अलग तरह के चैलेंजेस लेते हैं, देते भी हैं। इससे पहले हम चैलेंज वाली बात पे आए, आप लोगों में से कभी किसी ने चैलेंज लिया या दिया? मैं तो आप लोगों को ही देना चाहती हूँ, मतलब इंक्लूडिंग मी, गोलगप्पे खाने का चैलेंज। कौन एक्सेप्ट करेगा? पहले तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। सारे लड़कियां हैं, आप सब गोलगप्पे नहीं पसंद? नहीं, ये गलत है। गोलगप्पे खाने में लड़के भी पीछे नहीं है। मोमोज चैलेंज वो भी नहीं खाते हुए। नहीं, डांस चैलेंज। डांस उसमें तो खुशी आगे रहेगी, फिर तो कोई बात उसमें तो आप ही जीतोगे। खुशी मैं आपका साथ दूंगी। भंगड़ा। अच्छा, चैलेंज का जिक्र क्यों हुआ ये तो बताओ। चैलेंज का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली का एक कपल है जिसने साफ सफाई का चैलेंज लिया है, क्लीन दिल्ली चैलेंज। वाह। दिल्ली के इस मैरिड कपल ने हनीमून से लौटकर जब बिगड़ रही आबो हवा के खिलाफ संकल्प लिया तो सफाई का ये मैसेज लोगों का ध्यान खींच रहा है। शंकर और गरिमा की कुछ महीने पहले ही शादी हुई। वो हनीमून पर विदेश गए तो वहाँ की साफ सुथरी सड़कों को देखकर उन्हें लगा कि क्या हम अपने देश में अपने अपने क्षेत्रों में ऐसी नेक पहल नहीं कर सकते। राजधानी सुंदर और साफ सुथरा रहे, आबो हवा दुरुस्त रहे, इसके लिए शंकर और गरिमा ने 51 लोकेशंस पर हर दिन सफाई का 51 दिन वाला चैलेंज लिया और अब तक ये दंपति राजधानी की 14 जगहों पर सफाई अभियान चला चुका है। मेरे साथ इस वक्त है शंकर और गरिमा। शंकर और गरिमा, सबसे पहला तो सवाल ही आपसे ये है कि हनुमान मंदिर के ठीक बाहर आप दिल्ली की अलग अलग ऐतिहासिक इमारतें भी चुनते, लेकिन हनीमून से वापस आने के बाद ये कैसा संकल्प? देखिए, किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। जब हम बाहर थे कंट्रीज़ में तो हमने वहाँ देखा कि कोई भी टूरिस्ट साइट चले जाओ, कोई बीच चले जाओ, किसी भी मॉन्यूमेंट के पास चले जाओ, सब इतना साफ़ है कि ऐसे लग रहा है कि कितना क्लीन सिटी है, कितना क्लीन कंट्री है। वाइल कमिंग टू द इंडिया, एयरपोर्ट को छोड़ के मुझे कोई एरिया साफ़ नहीं दिखा। मैं लाल किला गया, मैं इंडिया गेट गया, मैं कुतुब मीनार गया, मैं सबसे पॉश मार्केट दिल्ली की खान मार्केट भी गया, मैं पुरानी दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स पे भी गया। मुझे कहीं पे भी वो चीज़ नहीं दिखी जो मैंने बाहर की कंट्रीज़ में देखी। शंकर और गरिमा दोनों ही वर्किंग प्रोफेशनल हैं, लेकिन काम के साथ साथ हर दिन समय निकालकर ये दंपति गार्बेज बैग्स के साथ निकल पड़ते हैं दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए। शंकर के इस काम में उनकी पत्नी गरिमा भी खूब साथ दे रही हैं। वो मानती हैं कि उनका एक कदम लोगों को अवेयर जरूर करेगा। एक्चुअली प्लान सबके ऐसे ही होते हैं शादी के बाद कि हाँ घूमना है, सब करना है, बट लेकिन जब हम घूमने गए थे तो एक्चुअली जिस कंट्री हम गए थे वो भी एक तरह से हम मिनी इंडिया ही बोलते हैं उसे, तो वहाँ सारे इंडियंस ही थे। जब वो इंडियंस अपनी कंट्री साफ कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? सो दैट इज़ माई क्वेश्चन एंड आई वॉन्ट कि मैं अगर कर सकती हूँ, शायद मेरे स्टेप लेने से अगर लोग जागरूक हो जाएं और कुछ करने लग जाए तो व्हाई नॉट। सफाई का ये संदेश दूर तलक जाए, इसलिए शंकर और गरिमा अपनी सफाई अभियान चैलेंज को सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर कर रहे हैं ताकि और लोग भी ऐसे ही सफाई अभियान से प्रेरित हों, और ऐसा हो भी रहा है। 51 डेज, 51 क्लीनअप्स, 51 लोकेशंस। आओ मिलकर बदलते हैं दिल्ली। दिल्ली हम सब की है और इसकी जिम्मेदारी भी हम सब की है। वॉलंटियर से हर संडे हमारे साथ तो आते हैं, बट अब मैं उनसे बोलूँ कि आप मेरे साथ रोज जाओ, उनको काम मैनेज करना पड़ेगा, तो मेरे को बुरा लगता है कि वो बेचारे मेरे लिए अपना वीकेंड लगा के आ रहे हैं, मेरे लिए अपना मेट्रो का चार्ज खत्म कर रहे हैं। भाई दिल्ली में एक जगह दूसरी जगह जाने के 100-200 रुपये लग जाते हैं, वो बेचारे पॉकेट मनी अर्न करके मेरे पास आते हैं, हर वीकेंड आते हैं, मेरे लिए वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या पता हम दोनों को देख के और लोग भी आएँ, हर इंडिविजुअल लेवल पे करें, क्योंकि ये मुहिम ना प्राइम मिनिस्टर की है, ना चीफ मिनिस्टर की है, ना शंकर गरिमा की है, ये मुहिम हर दिल्ली वासी की है, हर इंडिया वालों की है। कि हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है, लेकिन इस दौरान धैर्य और लगातार प्रयास बहुत जरूरी हैं, तभी ये कोशिश मंजिल के करीब भी पहुंच सकती है। बेशक शंकर और गरिमा भी इस बदलाव को लाने की ही कोशिश में निकले हैं, जिसमें आम और खास की भागीदारी बेहद जरूरी है। आपको इंडिया महान बनाना है तो ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा और सरकार का साथ देना होगा। कहते हैं ना कि
कि कोई अच्छी पहल की जो शुरुआत है छोटे छोटे कदम से होती है, और ये जो कपल है ये वही चीज़ साबित कर रहा है कि कुछ चीज़ ठान लो तो वो चीज़ नामुमकिन नहीं है। और वही ये कपल 51 डेज़ का जो है इन्होंने चैलेंज उठाया है। यही है कि बाकी के दिल्ली के लोग भी इस चीज़ को समझें और दिल्ली को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे चाय पर।